नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं जयकृति योगी। खरीद फरोख्त को लेकर राजनीति राजस्थान में उफान पर है। सियासी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री गहलोत की पल पल की नजर बनी हुई है। आज भी मंत्री विधायकों से मुलाकात करेंगे। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। थोड़ी देर पहले सीएमआर पहुंचे थे मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक एकजुट है, तो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक एकजुट है और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, ये बात कही थी उन्होंने। तो थोड़ी देर पहले सीएमआर पहुंचे थे मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और कहा कि कांग्रेस विधायक एकजुट है, ऑल इज वेल, ये संदेश यहां पर उन्होंने दिया है। तो खरीद फरोख्त को लेकर उफान पर सियासत दिखाई दे रही है। सियासी घटनाक्रम पर सीएम गहलोत की नजरें बनी हुई हैं। कल देर रात भी बैठक हुई थी और आज भी मंत्री विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर इस दौरान चर्चा होगी। तो वहीं मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस विधायक एकजुट हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार और राजस्थान का कांग्रेस संगठन दोनों मिलकर जिस प्रकार राज्यसभा के अंदर रिजल्ट दिया है, उस प्रकार का रिजल्ट हमेशा राजस्थान के अंदर आता रहेगा। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसी से प्रभावित होकर अन्य दल भी जो है विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। निर्दलीय भी पक्ष के अंदर है, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी कांग्रेस के साथ के अंदर है। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का 1% भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और 2023 में फिर एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दीपक व्यास फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ घटनाक्रम होते दिखाई दे रहे हैं, फटाफट अपडेट्स दे दीजिए। देखिए जयकृति, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार इस तरीके से चल ही रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं और जो सरकार गिराने के आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में उसी को लेकर कल से यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो तेज यहाँ पर हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि महेश जोशी जो मुख्य सचेतक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। पहले की अपडेट ये बता दूं आपको, ये उनकी जो गाड़ी अंदर जा रही है, इससे पहले यहाँ पर जो उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी वो पहुंच चुके हैं। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे महेश जोशी जो कि सरकारी मुख्य सचेतक है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यानी कि जो सियासी घटनाक्रम है वो कल की तरह ही यहाँ पर रहने वाला है। आज भी जो लगातार विधायक हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मंत्रियों की भी मुलाकात करने का जो पूरा जो एक तरीके से बताया जा रहा है संभावना पूरी तरीके से है। और यहाँ पर अब दोनों जो मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक है वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री से यहाँ पर कुछ देर में उनके अंदर चर्चा पूरी तरीके से मुनासिब है, अंदर चर्चा संभव है मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर। और यदि कल की हम बात करें तो कल दिन भर इसी तरीके से सियासी घटनाक्रम यहाँ पर रहा था। यहाँ पर तमाम अधिकांश मंत्रियों ने, इसके अलावा जो विधायक है उन्होंने मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र सौंपा था खुद की तरफ से और निष्ठा उनमें जताई थी। तो कुल मिलाकर ये जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर बीजेपी पर आरोप साफ तौर पर कांग्रेस ने लगाया कि वो खरीद फरोख्त करने की कोशिशों में लगी हुई है। ये पूरा मामला एसओजी तक और एसीबी तक भी यहाँ पर पहुंच चुका है। एसीबी ने भी 3 निर्दलीय विधायकों पर एक तरीके से जो शिकायत है वो दर्ज की है। और उसके बाद में जो उनकी एसोसिएट मेंबरशिप है वो भी यहाँ पर कांग्रेस ने रद्द कर दी है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सियासी सरगर्मियां काफी तेज राजस्थान में हो चुकी है इस पूरे मसले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, तो आप वहीं पर मौजूद हैं, लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और अब से कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी दीपक व्यास ने हमें बताया कि मुख्य सचेतक महेश जोशी भी वहां पर सीएमआर पहुंच चुके हैं। उप मुख्य सचेतक वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री से यहां पर मुलाकात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के फलौदी में गैंग रेप की वारदात की गई। पीड़िता पिता ने दर्ज कराया केस। आपको बता दें, आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो बनाया। 1 महीने में गैंग रेप की यह दूसरी घटना है। तो जोधपुर के फलौदी में गैंग रेप की वारदात सामने आई। पीड़िता के पिता ने
केस दर्ज कराया है। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो बनाया और 1 महीने में गैंगरेप की ये दूसरी घटना है जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो बड़ी खबर जोधपुर के फलौदी से मिल रही है। पीड़िता के पिता ने गैंगरेप को लेकर केस दर्ज कराया है। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो बनाया। 1 महीने में गैंगरेप की ये दूसरी घटना है। पाली के सोजत सियाट मार्ग पर बीती रात एक कार बेकाबू होकर नीम के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए लोग सियाट के निवासी बताए जा रहे हैं। तो पाली में दर्दनाक हादसा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 2 लोगों की यहां पर मौत हुई। कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है। बेकाबू कार पेड़ से टकराई थी जिसके बाद यह हादसा पेश आया। पाली में दर्दनाक सड़क हादसा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोग जो तितर पितर हो गए और जो कार है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और इस हादसे में ये बुरी खबर कि 2 लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और इन घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। और अब फिलहाल वहां पर आगे की जांच पड़ताल पुलिस यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, प्रदेश सरकार के आदेश पर कोटा जिले से जुड़ी मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिले के खतौली थाना क्षेत्र के पार्वती नदी के पास बने चेक पोस्ट और रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में उंडवा चेक पोस्ट पर कड़ी नाकाबंदी की गई है। जिला ग्रामीण पुलिस के एडिशनल एसपी पारस जैन के मुताबिक बीती रात आदेश आने के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ी सीमाओं को सील किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सीमा को सील कर दिया गया है। कोटा में राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीमा को सील किया गया। लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस में इजाफा होने के चलते ये अहम और महत्वपूर्ण फैसला गहलोत सरकार की तरफ से लिया गया है। मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीमा को सील किया गया है। मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, यानी अन्य राज्यों से आने से पहले यहाँ पर जो तमाम प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए जाएंगे और राजस्थान में इस रास्ते से तो कम से कम नो एंट्री रहेगी। तो मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस सभी लोगों की जांच पड़ताल कर रही है और तमाम जो प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो किया जा रहा है। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। मरुधरा में महामारी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज 153 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 23,901 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 507 लोगों की मौत हुई। 23,901 में से 17,902 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है इलाज के बाद। तो वहीं 17,541 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब कुल 5,492 एक्टिव केस हैं। आज 33 केस रिकवर हुए हैं। 41 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा सैंपलिंग की गई है। राजस्थान में कोरोना से रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। तो ये एक राहत भरी खबर कि राजस्थान में रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है, लेकिन जो रफ्तार है कोरोना संक्रमण की वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको बता दें, कुल केस 23,901, एक्टिव केस 5,492, 17,541 वो लोग जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 507 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और चलिए अब जिलेवार मैप के जरिए भी आपको दिखा दें कहां पर क्या हालात हैं। जयपुर में 3,889 केस, जोधपुर में 3,724 केस, भरतपुर में 1954, पाली में 1,436 पॉजिटिव केस, अलवर में 1,157, नागौर में 911, उदयपुर में 866, बीकानेर में 862, धौलपुर में 819, कोटा में
791 और अजमेर में 752 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। और मरुधरा से जुड़े अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ सहयोगी सौरभ ग्रस्ती सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, अगर हम बात करें, मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेज है और एहतियातन अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान से सटी जो सीमाएं हैं उन्हें भी सील किया जा रहा है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अपडेट्स भी दे दीजिए और क्या कुछ चुनौतियां इस वक्त हम देख सकते हैं सौरभ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ग्राफ राजस्थान में तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब आंकड़ा जो है वो 24,000 पॉजिटिव केसेस के पास पहुंचने वाला है। इस लिहाज से जिस प्रकार से प्रवासी जो लोग राजस्थान में प्रवेश किए थे और उनके लगातार संक्रमित होने के मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी जांच जो है वो बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग ना सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनके साथ वो जिन जिन लोगों में संपर्क में आ रहे हैं वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में फिलहाल करीब 5,500 लोग संक्रमित हैं। आज जो एक्टिव केस है वो 5,500 केसेस हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रवासी जो है वो करीब 6,000 लोग प्रवासी जो है वो पॉजिटिव आए। तो प्रवासी राजस्थानियों के चलते, जो बाहर से आए उनके चलते, जो जिस प्रकार का मैनेजमेंट लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने किया था वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अब इस प्रकार के निर्देश जो है वो जारी किए गए। आज भी राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में 31 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। राजधानी जयपुर में ही अनलॉक के दौरान 1 जून से लेकर आज 12 जुलाई तक 1900 मामले जो है वो नए मामले सामने आए। तो ये बताता है कि अनलॉक में भी लगातार जो लोगों की तरह से लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मामले सामने आए, यानी अनलॉक में 2 मुश्किलें जो सामने महत्वपूर्ण रूप से आई है। एक तो प्रवासी जो बाहर से पॉजिटिव होकर आया और जो लोग यहाँ पर अब जो अनलॉक खुला, राज्य सरकार ने जिस प्रकार की छूट दी उसका एक तरह से बेजा इस्तेमाल लोगों ने किया और यही कारण रहा कि अब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए ही राज्य सरकार कदम उठा रही है। लेकिन आम लोगों को जागरूक होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार को फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति में वापस आना पड़े। बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो कि चिंता के सबब भी हैं। कोटा से सहयोगी शाकिर अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाकिर, अगर हम बात करें कोटा की तो वहां पर कोरोना ग्राफ क्या कहता है और जून से जुलाई का अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना अंतर आप महसूस कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कोटा में भी जो है जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज भी 9 पॉजिटिव रोगी सामने आए, 791 जो है वो संख्या हो गई है। अगर हम पहले की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से पॉजिटिव रोगी सामने जरूर आ रहे थे लेकिन तादाद उतनी नहीं थी, लेकिन जून से जुलाई की अगर हम बात करें तो करीब 200 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं और इस दौरान जो है सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। लेकिन उन सब के बावजूद क्योंकि जो रियायत दी गई है उसमें लापरवाहियां नजर आ रही है, वो लापरवाहियां ही जो है वो अब भारी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भी लगातार कई सारे चालान रोज बना रही है, चिकित्सा विभाग की टीमें भी जो है लगातार अपील कर रही हैं, जिला प्रशासन की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद जो रियायतें दी जा रही है उसका कहीं ना कहीं जो है लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पॉजिटिव रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोगों को जब लगातार जिस तरह से सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें आगे आ रही है, लेकिन उन सब के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर भीड़भाड़ नजर आती है। इसके साथ साथ जो है कई सारे लोग अभी भी मास्क लगाकर नहीं घरों से बाहर निकल रहे हैं।
और जो पूरे जो सरकारी संस्थान है वहां पर भी लापरवाहियां हो रही है। कई सारी तस्वीरें जो है सरकारी संस्थानों की भी सामने आती है कि वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं और उसका नतीजा ये भी होता है कि जब सैंपलिंग होती है उस क्षेत्र में तो वहां से भी पॉजिटिव रोगी सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है, सरकार के प्रयासों के साथ साथ आम जन को, तमाम लोगों को जो है गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोरोना के संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है, वरना ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल शाकिर, आप ठीक कह रहे हैं, आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। हमारे साथ सहयोगी सौरभ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, अगर हम देखें लोग लापरवाही बरत रहे हैं, आंकड़े उनके सामने हैं, कितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है ये भी उन्हें पता है, लेकिन बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, ये तस्वीर शहर में जब भी हम कहीं निकलते हैं कवरेज के लिए तो इस दौरान देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना कब किसको कहां पर अटैक करेगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। और आमतौर पर होता यह है कि लोगों को लगता है कि सामने वाला मैं जिससे रोज मिलता हूं वो संक्रमित नहीं है और उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, तो उसके सामने मास्क हटाकर बात करना है, मास्क नहीं लगाना, इस प्रकार की लापरवाहियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से शाकिर ने बताया कि चालान किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से, तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार की राजधानी में जो चालान के मामले सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। कई जगहों पर कई लोगों को जो है वो इस मामले में चालान किए गए, 6 करोड़ से ज्यादा तो जुर्माना जो है वो वसूला जा चुका है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से लापरवाही जो है वो अब बढ़ती जा रही है। लोग दुकानों पर भीड़ जमा करके खड़े हो रहे हैं, अपने सामान खरीदने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं, तो वहां पर जो है वो उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कई जगहों पर लोग जो है वो इसे समझने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों इस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है। और ना सिर्फ वो खुद के लिए नुकसान कर रहे हैं जबकि दूसरे के लिए भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो दूसरी जगह जाता है तो उससे दूसरों को भी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। और इसके साथ ही जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी जो लगातार पिछले 3 महीनों से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसके सामने भी लगातार चुनौतियां पेश आ रही है। बिल्कुल सौरभ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। साथ ही हमारे साथ शाकिर अली भी जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कोरोना की चपेट में आए महानायक की। ब्रेक के बाद स्वागत है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कल रात इस खबर के आने के बाद से ही महानायक की सलामती के लिए दुआएं शुरू हो चुकी थी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन का इलाज मुंबई के नानावटी अस्पताल में चल रहा है। इस तरीके के अमिताभ बच्चन साहब की जो पुरानी हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसके अनुसार ही उनके जो पुराने डॉक्टर हैं जो उनका हमेशा इलाज करते हैं, डॉक्टर अंसारी, उन्हीं की निगरानी में एक टीम बनाई गई है, मेडिकल टीम बनाई गई है जो अमिताभ बच्चन का लगातार इलाज कर रही है। और अमिताभ बच्चन की जाहिर तौर पर कि उनकी उम्र के चलते थोड़ा और ज्यादा एहतियात मेडिकल टीम बरत रही है और हर छोटी से छोटी चीज की भी कड़ी से कड़ी निगरानी में रख करके पूरी सावधानी बरती जा रही है। और हम आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बढ़ती उम्र के चलते उनको शूटिंग करने की इजाजत नहीं थी, नहीं तो हाल ही में अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन एक तरफ जहां शूटिंग की इजाजत सेट पे नहीं थी, जिसके चलते ये भी बात जानकारी सामने आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में घर पर कुछ केबीसी के कुछ प्रोमो शूट किए हैं। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक ये भी बात सामने आ रही है कि जो उनके साथ जो लोग संपर्क में जुड़े होंगे उनको भी बीएमसी की टीम अप्रोच करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक तरफ जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, हालांकि उनकी तबीयत अब स्टेबल बताई जा रही है और जाहिर तौर पर पूरे देश से तमाम जो उनके फैंस हैं, बॉलीवुड के चाहने वाले और राजनीतिक हस्तियां लगातार उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो अपना आइसोलेशन जो पीरियड है वो खत्म कर स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि लगातार कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बिग भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन रात में खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। अमिताभ बच्चन ने चंद दिनों पहले कोरोना पर एक कविता भी लिखी थी और ट्वीट कर इसे साझा भी किया था। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर
वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दे, अनुपम खेर के परिवार को भी कोरोना हो चुका है। मां और भाई समेत 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। अनुपम खेर ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। अनुपम खेर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो अनुपम खेर के परिवार को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। उनकी मां और भाई समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनुपम खेर ने ट्वीट कर खुद इस बारे में जानकारी दी है। अनुपम खेर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभिनेता अनुपम खेर की मां और भाई समेत परिवार के 4 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुपम खेर ने रविवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अनुपम ने वीडियो में बताया कि कुछ दिनों से उनकी मां दुलारी की तबीयत खराब थी। उन्हें कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही थी और वे सोती रहती थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने अपनी मां का ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब ठीक निकला। बाद में सीटी स्कैन करवाया और फिर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव की यहां पर पुष्टि हुई। तो बड़ा अपडेट, अनुपम खेर के परिवार में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। यहां पर उनकी मां के समेत 4 लोगों जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनुपम खेर की जो कोरोना रिपोर्ट है वो यहां पर नेगेटिव आई है। ट्वीट कर इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिला बहन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है, एंड बीएमसी हैज बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे। और मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। एंड डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। गुरुग्राम के मानेसर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस के विधायक है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आईटीसी ग्रैंड में मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के विधायक। मानेसर में 10 कांग्रेस और 2 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। होटल से करीब 500 मीटर पहले बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है।
गुरुग्राम के मानेसर में प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं। आईटीसी ग्रैंड में ये सभी मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के विधायक। मानेसर में 10 कांग्रेस और 2 निर्दलीय विधायक हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। होटल से करीब 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। तो वहीं ये जो पूरी खबर है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है और हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम के मानेसर में प्रदेश कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। आईटीसी ग्रैंड में प्रदेश कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।